वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे फैलिक स्टेज की। इसके ऊपर एक ग्रीक मिथ भी है, शायद आप लोगों ने कभी ये मिथ सुनी हो कि एक बादशाह था, उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसके ऊपर वो जो आपको पता है पुराने ज़माने में ग्रीक माइथोलॉजी में ये बात बहुत है कि एक वो होते थे ज्योतिषी या क्या नजूमी टाइप लोग जो बताते थे कि ये बादशाह के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। उन्होंने बादशाह से कहा कि इसको घर से निकाल दो, ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। तो उसने उसे घर से निकाल दिया, बल्कि उन्होंने उसे मारने का कहा था, उन्होंने मारा नहीं, घर से निकाल दिया, वो कहीं दूर चला गया। लेकिन और ये तुम्हारी आके सल्तनत पे कब्ज़ा करेगा, उन्होंने ये भी कहा था। तो बड़ा होके किसी तरह से फिर आके उसने अपने बाप की सल्तनत पे कब्ज़ा किया और अपनी माँ से शादी हो गई उसकी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये उसका बाप है और माँ है। लेकिन जब उसको पता चला तो उसने अपनी आंखें निकाल ली और वो ब्लाइंड हो गया और वो जंगलों में चला गया। ये एक मिथ है इडिपस की। इसके ऊपर फ्रॉयड ने इसको बिल्ड किया है इडिपस कॉम्प्लेक्स, कि ये कॉम्प्लेक्स के अपनी माँ की के साथ बाप को शेयर करने का बच्चे का मेल चाइल्ड का कॉम्प्लेक्स। इसी तरह एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, वो बेटी का है। बेटी का कम देखने में आता है वैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, इडिपस ज़्यादा देखने में आता है, शायद इसलिए कि फीमेल वैसे ही इतनी सप्रेस्ड और दबी हुई होती है कि एक्सप्रेसिव कम होती हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन से निकल जाती हैं, आगे चली जाती हैं। लाइफ में उनके एक्टिव कंट्रोल ऑन देयर लाइफ बहुत कम है, सब पैसिव है, सब दूसरों ने फैसले करने हैं उनकी ज़िंदगी के, उनकी सेक्सुअलिटी के, उनकी मैरिज के, उनकी इवन बच्चों के। उसके हाथ में ये भी नहीं है कि उसने कितने बच्चे पैदा करने। तो इसलिए उसकी पर्सनैलिटी की बहुत सारे फाइंडिंग्स जो हैं वो थोड़ी देखने में कम आती हैं। ये एक स्टाइल ऑफ टेकिंग पर्सनैलिटी एनालिसिस या डेवलपमेंट है। फिर इसके ऊपर और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया हुआ है, मायर ग्रोस है, बिग फाइव्स हैं, और बहुत तरीक़ों से उन्होंने पर्सनैलिटी को देखा हुआ है। लेकिन ये हमें समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि जितनी भी इंसान की शख्सियत की, उसकी कैरेक्टर की, उसकी दूसरों के साथ रिलेट करने की, एक इंसान के बनने के अंदर जो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है वो नंबर 1 उसकी जेनेटिक्स है, कि उसको माँ और बाप से क्या मिलता है, हेरिडिटरी है, विरासत में क्या मिल रहा है, बायोलॉजिकल है जो। फिर उसके बाद उसकी ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं वो उसकी कैसे गुजरी, उसकी ओरल एरल स्टेज के ऊपर, चूँकि हमारे यहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की मदर्स को, तो ये उसके साथ क्या हुआ, कैसे गुजरा। तीसरा ये कि उसको एनवायरनमेंट क्या मिली, और उसके बच्चों के जो बच्चे का जो एक बड़े होने का प्रोसेस है उसमें पेरेंट्स की जो आपस के प्रॉब्लम्स हैं, जो पेरेंट की माँ और बाप के झगड़े हैं या ब्रोकन फैमिली सिस्टम है, उसने उस पर क्या इम्पैक्ट किया। फिर सोसाइटी एज अ होल भी इम्पैक्ट करती है एक बच्चे की पर्सनैलिटी पे, कि आप रोल मॉडल क्या दे रहे हैं। आपका रोल मॉडल ऐसा है जिसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम क्या आमतौर पे कहते हैं कि नहीं, डोंट्स में आता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। जब वो बाप को देखता है या किसी बहुत बड़े रोल मॉडल को देखता है तो उसमें वो सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन का, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी लीड करते हैं इंसान के कैरेक्टर के बनने में, पर्सनैलिटी के बनने में। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, ख्वाह वो आपकी बीवी हो या आपका हस्बैंड हो या आपके बहन भाई हो या दोस्त हो या कोलीग्स हो या ऑफिसर्स हो या जूनियर्स हो, हमेशा दूसरे के पॉजिटिव को ढूंढें। दूसरे के हर बंदे में ज़रूर अल्लाह ने कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट रखा हुआ है, उसके साथ रिलेट करें, उसके साथ शेयर करें, उसको वहीं प्लेस करें। उसकी नेगेटिविटी को कम डिस्कस करें, कम उसके ऊपर फोकस करें, कम उसके ऊपर बहस करें। देखते एक बंदे को वो तो मुंह नीचे करके बैठा होता, बड़ा शाय सा है, लेकिन उस शाय के अंदर कोई लिखने की पावर ज़्यादा होगी, सोचने की पावर ज़्यादा होगी, वो आपका ऑफिस वर्क ज़्यादा कर सकता होगा अगर वो इंटरेक्शन में पुअर है। या एक बंदा है वो बहुत वोकल है, बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अपने आप को प्रेजेंट कर लेता है और उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, लिखना एक लफ्ज़ नहीं सकता, लेकिन आप उसको पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर बना सकते हैं कि वो आपका बहुत सारा
मार्केटिंग कर सकता है आपके प्रोडक्ट की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए कोई होते हैं ऑफिसर टाइप, कोई होते हैं वर्कर टाइप, कोई होते हैं काम करने वाले, कोई सोचने वाले, कोई एक्ट करने वाले, कोई ड्रीम करने वाले। ड्रीम करने वाला आपको नई प्रोजेक्ट दे सकता है, नए प्रोजेक्ट आपके लिए ला सकता है, आपको नए नए आइडियाज़ दे सकता है, जिसकी बहुत कमी रहती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और कंपटीशन में, जैसे मार्केट कंपटीशन में है सारी की सारी, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए नए नए प्रोजेक्ट लाए। तो हर बंदे से आप काम ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो। इस अंडरस्टैंडिंग के साइकोलॉजी में बहुत सारे तरीके हैं। साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स हैं, आपके सर्वेज हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनर बने हुए हैं कि आप पहले तो अपने एम्प्लॉय को दे देते हो, उससे उसकी पर्सनैलिटी असेस कर सकते हो, फिर आप उसके कॉलीग्स को दे देते हो, कॉलीग से भी पूछा जाता है। वो एक बाकायदा से बहुत अच्छा सा क्वेश्चनर है जिसके ऊपर आप अपने एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी असेसमेंट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं मक्खी पे मक्खी मारी जाए और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, गुड बैड, वो जो अंग्रेज़ बना के दे गए थे हम उसी पे चल रहे हैं, उस पर चलना ज़रूरी नहीं है। आप अपने एम्प्लॉय से, अपने जूनियर से, अपने उस इंडिविजुअल से उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा टिपिकल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी है, जैसे रोशा है, जैसे थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है, या और पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज हैं, उससे हम उनकी नॉर्मल आदमी की पर्सनैलिटी असेस कर सकते हैं। तो ये तो है एक नॉर्मल वेरिएशन जो रंगारंगी है एक सोसाइटी की, खूबसूरती है। इसमें इन लोगों की आइडियोलॉजी फ़र्क हो सकती है, नज़रिया फ़र्क हो सकता है, सोच फ़र्क हो सकती है, बिलीफ सिस्टम फ़र्क हो सकता है, जिसको खूबसूरती से डील किया जाए तो ये इंतहाई अच्छा वो चमन है जिसमें हज़ारों तरह के फूल खिले हुए हैं। अब यहाँ सारे आपको गेंदे के फूल नज़र आएँ तो आपका मोनोटोनस सी लगेगी ना, दिल भर जाएगा। अगर रंग बिरंगे नज़र आएंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।